हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल में बोर दो प्रिंसिपल को देखा गया है। आगे हम ले चलते हैं आपको। दो प्रिंसिपल को देखा गया वहाँ पे। पहली बात तो आपको बता दूं कि ये आया कैसे, हाइजेनबर्ग की ज़रूरत क्यों पड़ी इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ और ले चलता हूँ। पहली बात तो कि जो बोर थियरी था, बोर थियरी ने क्या बोला था। बोर मॉडल ने ये बोला था बेटा कि बोर मॉडल ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल्स, और पार्टिकल की जो पोजीशन होती है और जो मोमेंटम होता है वो फाइंड आउट करना आसान होता है। ये कौन से किसने बोला? तो बोर साहब ने बोला। बोर साहब ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, मैं अकॉर्डिंग टू बोर बता रहा हूँ, बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बोर साहब ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है बेटा? पार्टिकल की तरह करता है। और कहा कि जो पार्टिकल का पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन होता है ऑर्बिट में, या उस पार्टिकल की जो मोमेंटम होती है, मोमेंटम जो होती है बेटा, उस चीज को, उन दोनों को फाइंड करना बहुत आसान होता है। ये किसने बताया? बोर साहब ने बताया। कौन बताया? बोर साहब ने बताया। लेकिन इसी के साथ साथ जब डी ब्रॉगली साहब आए, डी ब्रॉगली साहब ने क्या कहा, ये बात ध्यान दो। तो जो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अगर बात किया जाए, तो डी ब्रॉगली साहब ने ये कहा कि डी ब्रॉगली ने ये सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, और वेव की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा बेटा? डी ब्रॉगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, और ये बोला कि वेव जो होता है बेटा, उसके पोजीशन को, किसको? उसके पोजीशन को और उसके मोमेंटम को, किसको बेटा? उसके मोमेंटम को हम एक साथ साइमल्टेनियसली, इसको हम पता नहीं लगा सकते हैं, साइमल्टेनियसली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम किसका? वेव का, एक साथ फाइंड करना साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसने बोला? डी ब्रॉगली ने बोला। और डी ब्रॉगली की बात छोड़ो, इसके पहले जो बोर साहब ने बोला था, बोर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो बोर का थिंकिंग कुछ और है, इनका थिंकिंग कुछ और है। तो इसी दोनों के थिंकिंग पर क्या किया गया, मतलब कि बोर के मॉडल और डी ब्रॉगली के मॉडल में डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट और बोर के कॉन्सेप्ट को कलेक्टिवली कौन कौन इंट्रोड्यूस किया? फिर कहा कौन? हाइजन साहब ने। अच्छा, एक बात और आपको मैंने बताना भूल गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है बेटा, वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और जितना छोटा वेवलेंथ होता है उतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? आप सब लोग जानते हो यार, एनर्जी जो होता है बेटा, वो hc/λ होता है। और अगर इस डाटा से हम लोग समझें तो एनर्जी जो होगा वो लैम्डा के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे आपको मैं ले चलता हूँ कि अगर लैम्डा यानी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का
शॉर्ट हो, छोटा हो, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, मच हाइयर होगा। आप मच हाइयर की बात कर लो, क्योंकि लैम्डा जो है बेटा वो आपका छोटा होता है अगर वेव है, लैम्डा बहुत छोटा होगा। अगर लैम्डा इलेक्ट्रॉन का छोटा होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। यही बात, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को समझते हुए, ठीक है, मोर एनर्जी मीन्स मोर इफेक्ट ऑन मोमेंटम। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों की बातों से हाइजन ने अपना प्रिंसिपल डाल दिया। भाई दोनों में अलग अलग बात है। बोर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल्स है, और पार्टिकल है तो मोमेंटम और पोजीशन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। ये बात उन्होंने सही बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेव लेंथ है वो यार बहुत छोटा है बेटा। अगर छोटा होगा तो हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी। इसका मतलब अगर मोर एनर्जी दोगे तो उसके मोमेंटम पे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों के बातों को थोड़ा सा अलग रख करके और मिला करके, दोनों को अवॉइड नहीं किया हाइजन साहब ने, दोनों के बात को एक साथ मिलाया और एक प्रिंसिपल दिया। कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली क्या द एग्जैक्ट पोजीशन, क्या बेटा, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट क्या मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का एज स्मॉलर एज इलेक्ट्रॉन। वो किसकी तरह हो बेटा, वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिल्कुल छोटा हो। वो किसकी तरह हो, इलेक्ट्रॉन की तरह छोटा हो। इन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी स्मॉलर पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। एक फाइंड एग्जैक्ट करोगे तो एक अनसर्टेन आएगा, अनिश्चित आएगा, वो सही नहीं आएगा। तो क्या कहा इन्होंने मैथमेटिकली अपने प्रिंसिपल में, क्या बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। देखो कितना बढ़िया बात इन्होंने बताया कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि पता नहीं उसका सही पोजीशन क्या। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, इन मोमेंटम है बेटा। और यच आप जान रहे हो कि यच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और आप वैल्यू जानते हो कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू, और पाई आपको पता ही है। तो यह एक फार्मूला इन्होंने क्या कर दिया, दे दिया। आपको पूरा डिटेल मैंने इसमें समझा दिया। अब सुनो इसके बाद की बात और बताता हूँ। अगर डेल्टा पी जो होता है वो यम इंटू वी होता है, तो डेल्टा है इसका मतलब यहां पर भी डेल्टा लगाना होगा, और डेल्टा लगाने से मास तो डेल्टा होगा नहीं, तो डेल्टा पी जो होगा वो अब यम इंटू डेल्टा वी होगा, वेलोसिटी। तो अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई, और वहाँ पर बेटा ये अगर हम वैल्यू पुटअप कर डालें, क्या पुटअप करेंगे हम यहाँ कि डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ठीक है, अब हम इस वेलोसिटी को यहाँ यहीं पे छोड़ते हैं और यम को नीचे लाते हैं। मीन्स डेल्टा एक्स इंटू ये डेल्टा वी होगा बेटा, और इक्वल टू या ग्रेटर देन हम बना ले रहे हैं। आप चाहो तो बना लो, क्योंकि हो सकता है आगे मेरी ज़रूरत पड़े।
तो 4 पाई एम यहाँ हो जाएगा। अब जब 4 पाई एम होगा तो चलिए मैं इस साइड में जरा बता दूं आपको क्या होना है। यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुटअप करोगे, सारी वैल्यू पुटअप करोगे। अगर आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो एच की वैल्यू आप रख दो, आप पी की वैल्यू रख दो, सॉरी पाई की वैल्यू रख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, तो आपको कुछ न कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहा बेटा आपका हाइजेन की प्रिंसिपल में। तो हाइजेन का जो फार्मूला है, जितना फार्मूला इन्होंने दिया उस फार्मूले को सारा एक साथ मैं आपको समराइज करके बताता हूँ कि डेल्टा जो पी होगा बेटा, डेल्टा एक्स जो होगा वो इक्वल टू एच अपान 4 पाई है। और डेल्टा पी देखो ये वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे आप वैल्यू जो पुटअप किए हो वो भी पुटअप कर सकते हो। डेल्टा पी की वैल्यू आप चाहो तो पुटअप कर। सॉल्व कैसे करना है हाइजेन वर्ग में, इसको ज़रा आपको समझना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि डेल्टा जो पी है बेटा और डेल्टा जो एक्स है वो अगर हम इक्वल टू एच अपान 4 पाई ले लें, है ना, तो क्या होने वाला देखो ध्यान से समझना। अगर हम एक वैल्यू को हम जीरो ले लें, अगर ये वैल्यू हम जीरो ले लें तो ये क्या होना चाहिए, इन्फिनेटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन है। अब देखो ये कैसे हुआ है ये समझा रहा जरा, जैसे समझ लो इसको कि अगर हम इसको, है ना, डेल्टा एक्स को जीरो लें तो आप जान रहे हो डेल्टा पी क्या होगा, एच अपान 4 पाई डेल्टा पी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब पुटअप करोगे, इसकी वैल्यू जब तुम जीरो ले लोगे, ठीक है, डेल्टा एक्स ले लिया जाए, गलती से हो गया ये, तो डेल्टा पी जो बेटा होगा वो एच अपान क्या होगा, पूरा 4 पाई आपका जीरो होगा। और जब आपका वैल्यू जीरो होगा तो क्या बोलोगे कि पूरे की पूरी वैल्यू इन्फिनेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि किसी नंबर में जीरो से डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो इसका कॉन्क्लूजन यही है कि अगर ऑफ डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो जो मोमेंटम आएगा अनसर्टेनिटी इन्फिनेटिव आएगा। या इसी का अगर वाइस वर्सा हम बात कर लें, अगर वाइस वर्सा बात कर लें तो अगर डेल्टा पी जीरो आ रहा है तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ फैक्टर है, दोनों फैक्टर आपको क्या करना है, याद रखना है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और ले चलता हूँ किस बात पे कि यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में यूनिट कैसे निकालोगे और सीजीएस सिस्टम। तो देखो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, एच अपान 4 पाई है। यार एच की वैल्यू क्या रखोगे, 6.6 10⁻34, ठीक है, जूल इन सेकेंड होता है। और पाई की वैल्यू 3.14 रख दो। जब वैल्यू बेटा 14 रखोगे ना तो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स जो आ जाएगा वो 0.52 और 10⁻34 जूल सेकेंड आ जाएगा। ये किस में है, एमकेएस में है। तो ये बात भी आपको ध्यान समझना होगा। डायरेक्ट आपको वैल्यू पुटअप करना है क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, बहुत कम टाइम रहता है। अब आपको सीजीएस में अगर ले जाना हो, अच्छा एक चीज़ और आपको मैंने बताना भूल गया कि वैल्यू कौन कौन सा आपको कहाँ कहाँ रखनी होती है एमकेएस में, इस बात को तो ध्यान से समझो। जो डेल्टा पी होता है वो क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी है। यार यहाँ पर मास किलोग्राम में लोगे और ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स। और डेल्टा एक्स क्या लोगे, मीटर में ले लोगे, बस यही चीज़ है। अब अगर यही सीजीएस सिस्टम में तुमको समझना है, सीजीएस सिस्टम में समझना है तो सीजीएस में समझो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ले रहे हो तो ये जो वैल्यू आएगा, ये एच अपान आप 4 पाई तो रखे हो, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ये जो वैल्यू बेटा होगा वो ग्राम, है ना, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है भाई, जो वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट है, यानी डिस्टेंस बाई जो टाइम होता है उसकी बात कर रहा है।
अब देखो यहाँ पे ये जो x है वो भी सेंटीमीटर में आएगा, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड इनवर्स है, यानी जो वैल्यू डेल्टा p और डेल्टा x की आएगी वो 0.52 इंटू 10⁻⁻27, इसको अर्ग इंटू सेकेंड में निकाला जाएगा और ये यूनिट